बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, इंतखाबात में ताखीर की अफवाहें एक मरतबा फिर से सरगर्म है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह हुक्म था कि पत्थर पर लकीर है, और याद है आपको कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बुध के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा आरओज़ और डिप्टी आरओज़ की ब्यूरोक्रेसी से तकर्री को नोटिफिकेशन जो था उसको मुअत्तल ज़रूर कर दिया गया था। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अफसरान की जारी ट्रेनिंग को भी रोक दिया। लेकिन आज एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई, जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे थे कि हम इस फैसले को अदालत के अंदर चैलेंज नहीं करेंगे। वहां आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ना सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद एक हंगामी इजलास हुआ दीगर जजेस के हमरा। तो ये बात तय है कि इंतखाबात में जितने भी गुमान गर्दिश कर रहे हैं, इन सब का एक वाज़ेह तौर पर हुक्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाला है। कल शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 8 फरवरी को इंतखाबात में जो ताखीर के हवाले से जो गुमान चल रहा था उसका जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहराया था। ऐसे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर ने कहा कि पटिशन दायर करने का मकसद ये नहीं है कि इलेक्शन में ताखीर हो, बल्कि वो कह रहे थे कि शायद हम ये दरख्वास्त भी वापस ले लें ताकि इस किस्म का कोई ऑर्डर ही ना आए कि इलेक्शन कहीं आगे जा सकते हैं। और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी मुश्किलात में इजाफा है। अब कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 8 फरवरी से कबल किसी न किसी केस, चाहे तोशा खाना हो, अलकादिर हो या दीगर कोई केस, उसमें कोई वाज़ेह तौर पर हुक्म यानी सज़ा की शक्ल में आ सकता है। उधर तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सीनियर नायब सदर हैं शेर अफजल मरवत, वो MPO के तहत, जी हाँ, ज़बरदस्त उन्होंने कामयाब वर्कर्स कन्वेंशन की है। उसके बाद लाहौर में वो नज़रबंद कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने कल एक अदद कौम से खिताब किया था, उन्होंने फिर गिले शिकवे भी किए, और अब उन्होंने दोबारा से एक नए तरीके से मुझे क्यों निकाला का जो नारा है ना, उसको बुलंद करना शुरू कर दिया। यानी यूँ लग रहा है कि नून लीग कहीं ना कहीं किसी कोशिश में है कि कोई तो इंतखाबी बयानिया मिल जाए। क्या ऐसा है? ये तमाम सवाल जाने के मेहमानों से आपका तारुफ कर। अजहर सदीक साहब वकील हैं और सीनियर कानूनदान है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। डॉक्टर मज़हर इकबाल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और यासीर आज़ाद साहब माहिर कानून। सबसे पहले उन्हीं से ही बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। यासीर आज़ाद साहब बताइएगा, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने में बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी गए और फिर सीनियर तरीन जो जाहिर बात है जजेस हजरात हैं, उनसे एक अदद मीटिंग भी हो गई, और यानी अब ये भी तय है कि 8 फरवरी को हर हाल में करवाने की इलेक्शन जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। आप क्या समझते हैं? देखें, आपने इलेक्शन की डेट सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर कर दी 8 फरवरी की। PTI के लोगों ने पिटीशन फाइल की, जो लोअर हाई कोर्ट ने उस आर्डर को, ट्रेनिंग को सस्पेंड किया। एक तरफ तो PTI ये कहती है कि हमारे इलेक्शन वक्त पे होनी चाहिए, तमाम सियासी जमातें यही कहती हैं कि इलेक्शन की जो डेट फिक्स की गई उसके अंदर होना चाहिए। मेरे नज़दीक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ये आर्डर किया वो मौके की मुनासबत से इसलिए ठीक नहीं था कि जब डेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी, इलेक्शन का शेड्यूल आना था, और वो शेड्यूल से लोअर हाई कोर्ट के उस आर्डर की वजह से शेड्यूल नहीं आया। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश हो रही है कि किसी तरह 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन की जो डेट मुकर्रर की गई, पहले ही हम लेट हैं, उस डेट के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को फैसला करने दें कि वो कौन किस पार्टी पे एतमाद करते हैं, किसको इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं। पहले ही हम लेट हैं, और ये इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए कि पाकिस्तान की जमहूरी सियासी जमात ये चाहती हो कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो। ये इंप्रेशन पड़ना भी इस मौके पर कतन मुआफिक नहीं है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए। अजहर साहब, आपकी जमात को तो बड़ा एतमाद था वुकला के ऊपर, और ऐसा लग रहा था कि अब इंतखाबी मुहिम वुकला ही चलाएंगे। अब 2 दिन से तो जो आपको लग रहा था वो हमें नहीं अब लग रहा। शेर अफजल मरवत को कल 3 MPO के तहत बंद कर लिया गया है। क्या समझते हैं आप? देखिए, बात फिर वही है ना कि देखिए, मुल्क में जो हालात चल रहे हैं उस वक्त, ये तो सारा हमें पता है कि क्या कुछ होना है। ये हमारे लिए कोई नई या चंबे की बात नहीं है, और इन हालात के अंदर इसके बावजूद इलेक्शन ग्राउंड पे लड़ेंगे, बल्ला भी आपके सामने मौजूद होगा। बहरहाल अभी फिलहाल जो नजर आ रहा है कि इलेक्शन, जो मेरी जाती राय है, मैं पार्टी की तरफ से ये बात कोई नहीं कर रहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं हो रहे, और ये मलबा डालने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि जनाब वो अपना रिटर्निंग ऑफिसर, भाई पहले कौन से यहाँ इस मुल्क में फैसले माने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने फौरन ही, जैसे वो मुंतजिर थे कि जैसे कोई फैसला आया और बैठ के रिटर्निंग ऑफिसर को काम करने से रोक दिया उन्होंने। भाई वो आप बैठ के दरखास्त दें, आकर उन्हें कहें
कि रोजाना की बुनियाद पर दरखास्त सुने। और ये कौन सी लंबी बात है, ये तो एक दिन का मामला नहीं है, डिसाइड हो सकता था। और अभी भी यानी लाहौर हाईकोर्ट ने बना दिया है, अपना 5 मेंबर बेंच बिठा दिया और 18 तारीख को सुनेगा। जैसे इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना की बेल जो है ना वो 22 दिसंबर को सुनी जाएगी। यानी मुल्क में इलेक्शन का दौर है, ये तो अब इलेक्शन कमीशन फौरी एक दरखास्त दे अगर, और उन्हें एक दिन के अंदर ये मामला डिसाइड हो जाएगा, कोई लंबा काम नहीं है। तो ये जो जेल में रख लीजिएगा, अब ये सारा कुछ पता है हमें। और हमने पहले स्ट्रेटेजी पहले यही बताई थी कि सारे के सारे कैंडिडेट बताए जाएंगे, लेकिन आपने देखा जिस तरह शनाख्ती हो रहे हैं, जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, डिटेंशन हो रही है, पूरी डिटेंशन की डिटेलें अब तक आ चुकी हुई हैं। शोएब शाहीन साहब अगर कोयटा गए थे तो कोयटा दाखिल नहीं होने दिया गया, बलोचिस्तान में बात नहीं करने दी गई। तो ये सारी चीजें तो नजर आ रही है ना कि ये सारी तकलीफें और हमारी अदालतें की ऐसे लग रहा है जैसे शायद कोई बेबसी का इजहार नजर हो रहा है। तो ये ग्राउंड पे ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तैयारी पूरी है, कवरिंग कैंडिडेट्स अवेलेबल है, एक नहीं 10-10 के करीब कैंडिडेट अवेलेबल है। जब वो नॉमिनेशन साहब आप इस सारी सूरत हाल को थोड़ा भांपे हैं, आप भी लंदन में इस वक्त, आप वापस आएंगे? मैं डेफिनेटली जिस दिन जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा उसके फौरन बाद मैं भी पाकिस्तान में आपको नजर आऊंगा। लेकिन यहाँ कुछ काम जो करने वाले हैं वो बड़ी तवज्जो के साथ काम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है आम आदमी बोल ही नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता। ऐसा बुरा वक्त तो गालिबन मार्शल के दौर में भी नहीं आया जो बुरा वक्त इस वक्त चला है। चले कोई नहीं, ये साथ साथ ही है, फेस कर रहे हैं, और इसको फेस करेंगे। अदालतों में फेस हो रहा है, अवाम में नजर आ रहा है। अवाम में अगर आप खुद देखे ना, अवाम में पजीरा ही देख लें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आम सर्वे हो रहे हैं 70% के करीब लोग हैं ग्राउंड के ऊपर। मुस्लिम नून के तो मैं नहीं जान, मैंने पिछले दिनों यहाँ मैनचेस्टर में एक दोस्त के पास जाना हुआ, कुछ लोग आए हुए थे PMLN के, वो तो बेचारे रो रहे थे। वो तो कह रहे थे हमें टिकटें मिल भी जाएंगी, हम ग्राउंड पे निकल ही नहीं पा रहे। राजा रियाज मार्केट में निकले तो वो खुद कहते हैं कि मुझे तो लोग पहचानते नहीं है। ग्राउंड के ऊपर हालात ये पर हैं इस वक्त ऐसे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी अभी देखिए इलेक्शन, अच्छा एक बार बता दूं आपको, इलेक्शन डिले होने की एक वजह समझ लीजिएगा मेन, नवाज शरीफ अभी ताहियात नाअहल है, उनका जनवरी में केस लगना है, जनवरी में चलेगा, वो जाकर डिसाइड होगा। वो तो अदालत ने भी कह दिया ना कि इस केस की बिना पर कोई इलेक्शन इंतखाबात डिले कराने की कोशिश करे तो ये गलतफहमी निकाल लें, उससे तो कोई मामला नहीं है इलेक्शन के डिले होने का। आप लोग कैसे करेंगे इलेक्शन, आप कैसे कॉन्टेस्ट करेंगे, आप लोग बस प्लान क्या है? मुझे तो लग रहा है आप लोग बाइकआउट की तरफ जाने लगे हैं। नहीं, कोई बाइकआउट का इरादा नहीं है हमारा। हमें तो नजर आ रहा है ना क्या है, हमें पता है कि इमरान खान साहब को नाअहल होना है, नजर आ रही है, मजीद नाअहलियत की तरफ जा रहे हैं। वो सारी बातें ग्राउंड के अंदर हैं। ग्राउंड में तैयारी पूरी है, जलसे जुलूस करने की इजाजत नहीं दी जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी जलसे आपके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा में कितने बड़े जलसे रहे, पंजाब में आने की कोशिश की तो नजरबंदियां आ गई, कोयटा में दाखिल नहीं होने दिया। ग्राउंड में हमारी तैयारियां पूरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन उसके ऊपर ग्राउंड पे ऊपर जो है ना ये काम इलेक्शन कमीशन को मैं आ जाता हूं। मैं एक जारी बात है, आपके सियासी मुखालिफ है मुस्लिम लीग नून, और इससे ज्यादा पंजाब में कौन मुखालिफ होगा? मजहर साहब हम देख रहे हैं कि वकला पंजाब में कुछ कन्वेंशन करना चाहते हैं, अच्छा शो किया कि PK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, शेर अफजल मरवत साहब ने, वो भी नज़रबंद हो गए अब, और शोएब शाहीन कोयटा गए। इन हालात में बीइंग सियासी वर्कर आपको खुद भी मज़ा आएगा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हुए कि जहां इस हद तक इजाज़त भी नहीं कि कोई कन्वेंशन ही कर ले, कोई जलसा ही कर ले? जी देखिए जमाल साहब, बात ये है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन और अदलिया के नोटिस में आ रही हैं, और हमारी तरफ से तो इलेक्शन की पूरी तैयारी हो रही है, और हम तो अपना जो है मुसलसल अपना जो है शेड्यूल के मुताबिक, और जो 8 फरवरी के जो है तनाज़र में जो है वो प्रोविंशियल जो है बोर्ड जो हैं हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड जो हैं वो कैंडिडेट्स के इंटरव्यू कर रहे हैं और उनको फाइनल लिस्टें बना रहे हैं, और आपका जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन भी हो रहे हैं, अवाम से रब्ता भी जारी है। अच्छा, तो हमारे जो करने का काम है एज ए पार्टी, जमात की जो जमहूरी पोजीशन है वो थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि आपके मुखालिफ को इजाजत नहीं, आप बोर्ड भी बिठा रहे हैं, इंटरव्यूज भी कर रहे हैं, टिकटें भी तकसीम कर रहे हैं, उधर छोटे छोटे कन्वेंशन भी रोक दिए जाते हैं। मैं बीइंग सियासी वर्कर आप बताएं कि आपको ऐसा लगता है कि ये आइडियल पोजीशन है नून लीग के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की, उसको जीतने की? देखिए बाकी सारी पार्टीज मुतहर्रिक हैं, पीपल्स पार्टी बहुत मुतहर्रिक हुई है, और ये जो अब भी इलेक्शन जो अपना जो आगे गया है, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो है अपॉइंटमेंट पे,
वो भी पीटीआई की वजह से गया है। पहले भी आपको मालूम है कि जब इलेक्शंस की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पर जब पीटीआई और पीएमएलएन पीडीएम हुकूमत के मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें ये खुद जो है वो उमर और जो है फवाद चौधरी साहब मानते हैं कि उस वक्त भी पीएमएलएन की तरफ से कोई रुकावट नहीं थी, पीडीएम की तरफ से कोई रुकावट नहीं थी। उन्होंने डेट सिर्फ जो है वो कहा था कि फ़लान डेट तक आप अपना करवाएं इलेक्शन, हम बिल्कुल एग्री हैं। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने इजाज़त नहीं दी। फिर आपको मालूम है कि उस वक्त नून लीग के साथ सिर्फ पीटीआई नहीं है, तो पंजाब में तो आपका पीपल्स पार्टी से मुकाबला तो है नहीं। जारी बात है पंजाब में जो जीतेगा वही आप ये देखें ना कि आप एक चीज को मद्देनजर रखें कि ये इलेक्शंस जो हैं, ये सारा जो डीरेल हुआ है सिस्टम, जो कौमी असम्बलियां तोड़ी गई, सूबाई असम्बलियां तोड़ी गई, उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च जिसकी रिक्वेस्ट की गई कि इसको खुदारा ना करें, तो उस वक्त जो है वो बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वो डायरेक्शंस दे चुके थे कि फलां तारीख तक जो है वो पीडीएम की गवर्नमेंट डिसॉल्व करें और इलेक्शन में आए। फिर इमरान खान साहब हर वो स्टेप लेते हैं, हर वो कदम उठाते हैं जो जमहूरी अमल को डीरेल करता है और उसे मुल्क को इलेक्शन से दूर लेके चला जाता है। अभी भी आप देख लें कि ये जो रिट थी, ये जो की हुई थी, ये तहरीक इंसाफ वालों ने की हुई थी, जिसपे हाई कोर्ट ने जो है वो कहा कि ठीक है आपकी रिट मंजूर करते हुए उन्होंने सारा इंतखाबी अमल रोक दिया। अब ये देखें ना कि सारे आप शुरू से लें, अब गैर जमहूरी इनका जो रवैया है, और फिर इन्होंने तो इस हद तक के ये जो हैं वो सारे अपने ऊपर फौजदारी मुकदमात बनवा लिए 9 मई के हवाले से, और फिर उसके बाद उससे पहले भी। अब ये सारी चीज़ें तो इन्हें फेस कर रहे हैं, ये इसमें हमारा तो अमल दखल नहीं है। ये इदारों के और इनकी दरमियान जो लड़ाई है, जिस तरह इन्होंने वो हरकत की हैं और जिस तरह उनको इंस्टिगेट किया अपने वर्कर्स को, में शेर अफजल मरवत और शैब शाहीन का तो कोई मामला नहीं है। मैं अजहर सिद्दीक साहब आप बताएं, आप कहते हैं कि ऐसे में वुकला तहरीक भी बड़ी तगड़ी होकर किरदार अपना अदा कर सकती है, कि ये वुकला के तमाम धड़े एक साथ इस वक्त इकट्ठे हैं? क्योंकि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इतला ये कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तमाम जजेस को बुला लिया गया है इलेक्शन में ताखीर के हवाले से जो खबरें, और स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट ने जो एक सर्टन स्टे दिया हुआ है, 5 रुकनी बेंच जो बना हुआ है उसके ऊपर। अच्छा, एक बात देखिए, मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि इलेक्शन वक्त पे, और मैं अपने इस दावे पे कायम हूँ आज भी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो एक पंचायती फैसला मैं समझता हूँ, उसमें कोई बाइंडिंग नहीं थी, और जो रूम बहुत मौजूद था। इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाया हुआ है, और इलेक्शन कमीशन अभी तक अपना किरदार अदा नहीं कर पाया। आप यहाँ तो फील्ड ही नहीं, मेरी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, कहाँ पर हालात और वाकयात हैं। ग्राउंड रियलिटीज जो है ना इस वक्त ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सौतेली है, यानी आप कह रहे सौतेला तो फिर भी कोई पूछ लेता है कि एक ऐसा रवैया दिया जा रहा है कि आप 12वें खिलाड़ी से बाहर जाकर बैठ जाएं। हमारे भाई मजहर ने तो ऑफ एंड पे ऐसी बातें कर दी कि जैसे पता नहीं ये कोई बहुत बड़े जमहूरी लोग हैं। जमहूरी लोग तो थे ही नहीं। अपना 90 दिन में इलेक्शन कराने थे पंजाब असेंबली की और खैबर पख्तूनख्वा के, क्यों नहीं कराए इन्होंने? क्यों नहीं कराए? ये लोग कसूरवार हैं सारी बात को। फिर देखें, मैं बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, चले हाँ, हम लोगों ने तो असेंबली वक्त से पहले तहलील कर दी। नेशनल असेंबली 3 दिन पहले क्यों तहलील की? बाकी असेंबलियां 3 दिन पहले क्यों तहलील की? ये वजह थी कि 60 दिनों में इलेक्शन कराने थे, बदनीति के साथ जानबूझकर। फिर किसने कहा था कि हल्का बंदी वाला मामला आप निगरान वजीर आला के साथ मुश्तरका मुफादात काउंसिल में लेकर जाएं? आप खुद लेकर गए। फिर असेंबलियों में जो इस्तीफे की बात करते हैं, इस्तीफे वापस दे दिया हाईकोर्ट ने। यहाँ के स्पीकर उठे, उन्होंने जाके आईसीए फाइल की, इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करके स्टे कराया उस बात को, और फिर सारी कानून साजियां अकेले बैठकर अपनी मर्जी से। तो आ रहा है जमहूरी रवैया का। अब तो आप एक कमीशन बना ले, पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी कोशिश, अब भी कह रहे हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं रहा, और ये सारे 16 की 16 सियासी जमातों का कि मिसाके पाकिस्तान। ठीक है, मैं इसी ब्रेक देता हूँ। ब्रेक के बाद मजहर इकबाल साहब आपसे सवाल होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कारगिल समेत अपने तीनों पिछले अदवार का हिसाब मांग रहे हैं, और इस हिसाब की बात तो उन्होंने नहीं की थी 21 अक्टूबर को। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मजहर इकबाल साहब, क्या ये मुमकिन होगा? नवाज शरीफ साहब अब ये कहना शुरू हो गए कि ना सिर्फ मुझे कारगिल का हिसाब लेना है बल्कि अपने तीनों अदवार का भी हिसाब लेना है जब भी मुझे हुकूमत मिली। सिर्फ हुकूमत मेरे लिए काफ़ी नहीं होगी। क्या ये मुमकिन होगा? देखिए, उन्होंने हिसाब की कोई इस तरह बात नहीं की है, कोई उन्होंने ना इंतकाम की कोई बात की है। उन्होंने ये ज़रूर है कि वो जो उन्होंने कहा है कि मेरे दिमाग में ये जो हैं ये आग की तरह ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा चलते हैं। और बात ये है कि मैं तो कहता हूँ कि ये जितने भी कर्जे लिए हैं इस मुल्क में आज तक,
और जिन जिन गवर्नमेंट्स ने लिए हैं उनकी कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन हुई है, और इस तरह के जितने बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं उनकी भी ट्रुथ रिकॉन्सिलिएशन कमीशन असेंबली में ये डिस्कस भी हुआ था। और ये पीटीआई की हुकूमत में हमारी मुतालबे पर कि ये सारी चीज़ों को जो है वो करें। इसी तरह ये जो इस तरह के जो वाक़यात हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अब नोटिस लिया है कुछ केसेस का, तो बड़ी खुशायद बात है कि सब लोगों को अपने अपने घर ठीक करने चाहिए और इन चीज़ों को, और मैं समझता हूँ कि जो है ये चीज़ें जो हैं साथ साथ चलनी चाहिए। देखें, ये जो एंटी करप्शन के इदारे हैं, ये जो बाकी इदारे हैं, इनको हर चीज़ को जो है, हर अदारे को जब तक वो साथ साथ नहीं चलेगा, ये सारा सिस्टम जो है ये कैसे चलेगा। इन चीज़ों को भी साथ साथ लोगों को आंसरेबल होना चाहिए, उनके जो है वो जो है उनकी जज़ा और सज़ा के फैसले होने चाहिए साथ साथ। लेकिन ये नहीं है कि उससे कोई सिस्टम डीरेल हो जाए, ये सबको इस बात पे आना चाहिए। अच्छा, ये बता दें, ये जो आरओ वाला मसला है, दुनिया ये चलती है, जो आरओ वाला मसला है, अगर इसकी बिना पर मैं तो कहता हूँ कि 8 फरवरी को होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। अगर थोड़ा डिले करना पड़े तो नून लीग एग्री करेगी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब भी कहते हैं 6-8 दिनों 10 दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मौलाना साहब भी कहते हैं मौसम थोड़ा सख्त है, थोड़ा आगे भी हो जाए तो वो ऐसा मसला नहीं है। तो आप लोग एग्री करेंगे इस बात से कि हो जाने चाहिए थोड़ा लेट? देखें, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में लिया हुआ है और ये अदलिया के ऊपर ही आया है। अदलिया ने इसे आगे किया है, तो मेरा ख्याल है कि अदलिया इसको कवर करेगी और इसको जो है वो स्पीडली इसको कर लेगी, और ये मेरा ख्याल है इससे शेड्यूल मुतासर नहीं होना चाहिए, और ताकि जो है वो ये बेयकीनी की कैफियत ख़त्म होनी चाहिए। हमारा तो ये मौक़िफ़ है। और मैं तो कल भी बैठा था वो जो है अपने सीनियर जो है लीडरान के साथ, आज सुबह भी मेरी थी मीटिंग, तो उसमें सबका यही मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाने चाहिए और ये अदलिया को इसे मेक इट श्योर करना चाहिए। दुकान पे ठीक है, ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, अलीमा खान साहबा ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं कासिम और सुलेमान, वो बरतानिया के अंदर बाकायदा तौर पर एक मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। इस मुकदमे की नौयत क्या होगी? रोड का कोई माइक होता है? अच्छा, देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको। वजह तो है कि पाकिस्तान में तो इंसाफ कहीं मिल नहीं रहा। हमारी अदालतें आपने देख लिया कि वो जिस तरह से मामलात को लेकर चल रही हैं, पूरी वकला बरादरी जो फौजी अदालतों के हवाले से है वो आपके सामने आ चुका है। तो अब बाहर से बड़े एक्सपर्ट लॉयर्स जो है वो टीमें तैयार हैं, वो पाकिस्तान में आएंगी, आकर अदालती निज़ाम के हवाले से ना जो कुछ चल रहा है, कम से कम लोगों को पूरी दुनिया में पता तो चले ना कि यहाँ कौन सी जमहूरियत चल रही है, क्या निज़ाम चल रहा है। और अब इमरान खान साहब के साहबजादे भी मार्केट में आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, उनका हक है, उनका हक है। वो क्या करेंगे? बरतानिया में कौन सा केस चल सकता है पीटीआई बानी चेयरमैन के ऊपर? कौन सा केस चलाएंगे वो? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। वो बड़ा दावा है और उसके लिए काफी हाइप बन चुकी है। पाकिस्तान में सुर्खी बड़ी होनी है इस बात की। हत्तुल वसाक कोशिश की जा रही है कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है ना, ये पूरी दुनिया में जग हसाई ना हो, मजाक ना उड़े इस बात का। अगर ये ह्यूमन, देखा ना, जो कुछ भी वायलेशन हो रही है ये डिक्टेटर के पीरियड में भी नहीं होती है। जो कुछ हो रहा है, एक बंदे को पकड़े, दूसरे को पकड़े, हमने तो कभी इस तरह नहीं देखा कि एक से जमानत हो दूसरे में ले जाएं, दूसरे से डिटेंशन ऑर्डर्स आ जाएं। अभी तक आप हैरान तो रहेंगे। और दूसरा देखें, देखा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से टीवी चैनल्स पे आना, मैं नहीं बातें करना चाहता कुछ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है सारे निज़ाम को देखते हुए कि यहाँ यानी इस निज़ाम अदल पे, इस जमहूरी निज़ाम पे तो इंसान का वैसे ही एतमाद उठ गया है कि इस मुल्क को किस सिमत पे लेके जा रहे हैं। आज भी होश के नाखून लें सारे, ये मिसाके पाकिस्तान खड़े, इकट्ठे हों, मुल्क को आगे लेके जाए। 85 का प्रोजेक्ट चल नहीं सकता, यानी वो मुल्क क्या तरक्की करेगा जिसमें 85 में जो वजीर आजम आया था वही हम चाह रहे हैं कि अब आज फिर वही वजीर आजम हो, वही हमारे वजीर हो, वही सारे लोग हमारे, वही नहीं, वो क्या करेंगे जो 85 से आज तक नहीं दे सके, अब क्या देंगे? क्या है इनके पास? पूछा मैंने बड़ी दफा पूछा कि मुझे ये बताएं कि ये जो 85 से आज तक माँ सिवाय वो कहते हैं कि नाम हमने मोटरवे, ओ भाई मोटरवे से आगे चले आप। मोटरवे मुल्क की तरक्की में क्या, मोटरवे ने मुल्क की तरक्की में क्या दिया है? छोड़ दें इस बात को, पेट्रोल बच जाना। आप इंतजामिया के आरोज कबूल कर लेंगे, ये बताएं आप। देखिए, मैं आपको पहले बात बताऊं, ये फैसला करना ये बुनियादी तौर पर, अगर तो अदालतों ने कहा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने या इन्होंने कहा हमने आरओ नहीं देने, तो फिर क्या करेंगे आप? देखे ना, यहाँ तो नजर ही आ रहा है कि ये आरओ, देखे ना, यहाँ इंतजामिया इतने अरसे से जो चला रही है, यहाँ निगरान हुकूमत के साथ ब्यूरोक्रेसी जो सारा निजाम लेके चल रही है, कहीं पीटीआई नजर आ रही है आपको?
ट्रांसफर, पोस्टिंग, निगरान हुकूमत में सारा कुछ तो वही चला रहे हैं। बी टीम इन्हीं की है, नून और लीग की। ये जो 3 एमपीओ में बंद करते हैं, ये भी इंतजामिया के वही लोग हैं ना जो आरओस जी भी बन बिल्कुल सकेंगे। वही लोग हैं, बिल्कुल वही लोग हैं, कोई लेवल प्ले यानी वही तो लोग हैं, ठीक। वही बैठ के बंदर बंद कर रहे हैं, वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सारे का सारा निजाम जकड़ा हुआ है इन लोगों के पास, ठीक। बड़ा जकड़ा हुआ निजाम है। ठीक। साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होने, वो अच्छा, मैं छोड़े इस बात यासीन आज़ाद साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताएं, शौकत अजीज सिद्दीकी केस में ना बाकायदा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी हुए हैं। इस केस के सबसे पहले मुस्तकबिल से के हवाले से बताइएगा, और स्पेशली फैज़ हमीद साहब से मुतलिक बताइएगा जो बाकायदा तौर पर सिद्दीकी साहब के घर भी गए थे। क्या मुस्तकबिल होगा? सर देखें, जहाँ तक जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का तल्लक है, ज़ाहिर है कि अरसा दराज से उनकी पिटिशन जो थी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। मेरे हिसाब से ये केस बहुत पहले टेकअप हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ज़ाहिर है कि आपने बाज़ ग्राउंड पे उनको बरतरफ कर दिया, निकाल दिया, और उन्होंने जो एलिगेशन लगाए थे उस वक्त के, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिम्मत करते और उन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब उनका मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया। ज़ाहिर है कि जो पिटीशन फ़ाइल की गई थी उसमें फैज़ हमीद या बाजवा साहब को पार्टी नहीं बनाया गया था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को डायरेक्शन दी कि आप उनको पार्टी बनाएं। और उसके बाद जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि बाज़ लोगों को बुलाया गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो इल्ज़ामात उस ज़माने में जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने लगाए, अगर वो इस बात को साबित कर देते हैं, तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि अगर वो साबित कर देते हैं तो फिर आपको उनको नौकरी पे बहाल कर देना चाहिए, और अगर उनकी उम्र 62 साल की हो गई तो फिर जो बेनिफिट उनका राइट बनता है वो उनको मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये साबित हो जाता है कि उस वक्त के ISI के सरबराह जो फैज़ हमीद साहब थे, उन्होंने उनको प्रेशराइज़ किया, उनको धमकी दी, उनसे ज़बरदस्ती काम कराने की कोशिश की, अगर ये इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ सीरियस एक्शन होना चाहिए कि बेहैसियत एक बड़े इदारे के हेड के उनको इस बात का इख्तियार किसने दिया कि वो अदलिया के जजेस को इस बात पे प्रेशराइज़ कर रहे हैं और कहें कि जो हम कहते हैं वही करो। और अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो मैं कहता हूँ कि उनके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ख़ुद अगर एक्शन लेता है तो ज़्यादा मुनासिब है, और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये मामला हमारे जो इदारों को वापस भेजता है, चूँकि उनका मिलिट्री कोर्ट एक्ट के तहत एक प्रोसीडिंग अपनी है, उसके मुताबिक करते हैं, और अगर वो इस सिलसिले में साबित हो जाए कि उन्होंने उनके साथ जो एलिगेशन उन्होंने लगाए वो दुरुस्त हैं, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ताकि आइंदा कोई आदमी, इदारे का आदमी, किसी जज को कोई फ़ैसला करने के लिए प्रेशराइज ना किया करे। आपने देखा होगा कि इससे पहले भट्टो साहब के केस में मरहूम नसीम हसन शाह साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने मरने से पहले अपनी किताब में भी लिखा और किताब के अलावा इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोगों से भी गलती होती है, हम लोग भी अपनी जान बचाने के लिए बातों का फ़ैसले ऐसे करते हैं जो अंडर प्रेशर होते हैं। इस बात का एडमिशन एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस बात का इतराफ़ है कि वक्तन फ़क्तन हमारे इदारे जो हैं वो अदलिया पे अगर किसी किस्म का दबाव डालते हैं तो मेरे लिए ये बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आज ये बात साबित हो जाती है, बिल्कुल ये साबित होने तक के मरहले से पहले ना आज अदालत ने होती है, जी तो मैं कहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई। ठीक है यासीन आज़ाद साहब, आज इस साबित होने के मरहले से पहले ना अदालत ने ये ऑप्शन दी थी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को कि अगर आपका मामला सिर्फ मराहत का है, तनख्वाह का है, पेंशन का है, तो अभी किसी को बुलाते हो जाएगा। अगर आप 70 साल की तारीख दुरुस्त करना चाहते हैं तो अदालत आपकी पूरी मुआवनत करेगी। और बेनिफिशरी तक उन्होंने जाने की भी बात की, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन तक जाने की बात की। तो ये केस इस हद तक एक्सपेंड हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से आपने साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और साबिक ISI के सरबराह को पार्टी बनने का आर्डर दिया है, और वो पार्टी अगर बन जाते हैं, कल कोर्ट के अंदर आते हैं
और ये मामला आगे बढ़ता है। आर्मी चीफ का नहीं तो हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख में एक नई साबिक आर्मी मिसाल चीफ हो जाएगी। को, साबिक आर्मी चीफ को पार्टी नहीं बनाया गया के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कार्रवाई की गई, अगर ये बात साबित हो जाती है कि वाकई जिन दो आदमी इन्वॉल्व हैं और जो शौकत सिद्दीकी साहब ने जो कुछ कहा था वो दुरुस्त है, साबित हो जाता है, तो मैं भी ये मुतालबा करता हूँ कि फिर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई आदमी इस तरह की गलती को रिपीट ना करे। और अगर आप बड़े इजी मूड में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते तो जिस तरह माजी में ये बातें होती हुई आई हैं, आइंदा भी होती रहेंगी, हम अपने मसले मसाइल लोगों के सामने बयान करते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेट उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? ज़ीरो। मैं ये कहता हूँ कि ये केस जो आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, शौकत सिद्दीकी साहब ने फ़ाइल किया हुआ है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को प्रोसीड करना शुरू कर दिया है। इस केस में अगर ये तमाम मामला साबित हो जाते हैं ठीक तो है, फिर सख्त से सख्त कार्रवाई इसलिए ज़रूरी है ताकि आइंदा इस टाइप की कोई गलती ना करे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुमकिन है फिर माजी में जैसे बिल्कुल ठीक है, आइंदा के लिए एक अदद सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मजहर साहब को शामिल करता हूँ। डॉक्टर मजहर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सियासत में आगे बढ़े, अपनी इंतखाबी मसरूफियात के अंदर आगे बढ़े, तो उसके पास अपने बयानिए के लिए एक तो सियासी शहादत है, दूसरा पीडीएम की 16 माह की कारकर्दगी है। ये बताएं मुस्लिम लीग नून का क्या बयानिया होगा, वाज़ेह बयानिया क्या होगा? क्योंकि हिसाब भी क्लियर नहीं, किताब भी क्लियर नहीं, माजी के दौर का भी मामला बिल्कुल क्लियर नहीं, बहुत एहतियात के साथ चल रही है। जी, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस तरह कल भी उन्होंने कौम से ख़िताब किया और उसमें जो है एक तो हमारी कारकर्दगी है और एक हमारी विक्टिमाइजेशन है जो हमारे साथ की गई और 3 दफ़ा की गई और 3 दफ़ा इस मुल्क को डिट्रैक किया गया, पटरी से उतारा गया, डेमोक्रेसी को डीरेल किया गया और फिर उसके नतीजे में जो हमने भुगता, ठीक है ना, ये जो हमने पीडीएम को आप मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, ये वो 4 साल की तसलसल है इमरान खान साहब की, जो वो IMF के साथ करके गए, जो वो दीगर अदारों के साथ करके गए और फिर जो पीडीएम ने जो 14 महीने मेहनत की है और उसके नतीजे में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं। देखें, ये सारे रिजल्ट्स जो होते हैं ये एक दिन में नहीं आते। फसल तैयार होते होते आपको पहले देखें ज़मीन तैयार करनी पड़ती है, फिर उसमें बीज डालना पड़ता है, फिर उसकी आबियारी करनी पड़ती है, फिर वो फसल तैयार होती है। आप एक जो है वो अपनी शॉर्ट टर्म अपने बेनिफिट्स के लिए सारा सिस्टम नहीं देख रहे होते। और मैं आपसे भी कहूँगा और आवाम से भी कहूँगा और मीडिया से स्पेशली कि वो इस तनाज़र में देखा करें कि वो उस 14 महीने में हमने क्या क्या किया कि एक बिल्कुल वर्ज टू कोलैप्स और वर्ज टू डिफ़ॉल्ट होने वाले मुल्क को हमने दोबारा जो है उसको ग्राउंड पे खड़ा किया, जिसके नतायज आज आप देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर है, डॉलर भी जो है वो कंट्रोल में है और बाकी जो है पीडीएम की वजह से प्रोग्राम्स भी आगे चल रहे हैं सर, डॉलर कंट्रोल में, स्टॉक एक्सचेंज जो हमने पीडीएम की वजह से है। फिर ताजिर बरादरी क्यों कह रही है कि निगरान हुकूमत को 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए? गई जो मेजर्स लिए गए और फिर उससे पहले आप देखें कि जो इमरान खान साहब के जो नताइज थे, जो वर्सनिंग इफेक्ट्स थे, वो भी हमने बर्दाश्त किए और हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी लूज किया। तो ये देखें मुल्क है तो हमें, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जैसे ही ये हमारी कैंपेन शुरू होगी, ये हम टिकट्स के मामलात और सारे जो हैं वो मेरा ख्याल है 2-3 दिन में ये निबट जाएंगे और आखिरी ये इसका चल रहा है। तो उसके बाद फिर जब हमारी पब्लिक रिलेशनिंग शुरू होगी और हमारा जो है वो सारा आप देखेंगे तो फिर आपको नजर आएगा कि कौन सबकत लेके जाता है। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसने हमेशा मुल्क की खदमत की है और हमेशा आज भी किसी भी गैर जानबदार शख्स से पूछें कि आपके सारे एतवार में से कौन से एतवार थे जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और जिनमें आप देखते हैं कि कारकर्दगी किसकी सबसे अच्छी रही, तो PMLN है। पीडीएम एक जमातों का इत्तेहाद था, PMLN की मैं आपसे बात कर रहा हूँ और उसमें जो है वो इंशाअल्लाह आप हमेशा देखेंगे। प्रोग्राम से यासीन आज़ाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, अजहर सदीक साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।